यह चाहते हैं कि हम फिर से एक बार लव कुश को एकत्रित करके अपने पुरखों के विचार के आधार पर नई विचारधारा के साथ नया बिहार और नया देश बनाना चाहते हैं। इसीलिए लव कुश का एक बैठक हमने 27 को किया था। कुछ लोगों का अभी 28 फरवरी को, इसी 28 फरवरी को, एक महीने के बाद, हम यहाँ बड़ा जगह पर, अभी जगह तय नहीं हुआ है, इतवार दिन है, उस दिन हम लव कुश के प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को, कम से कम 20,000 लोगों को बुलाएंगे। शोषित, पीड़ित, वंचित को गले लगाना है, आपसी भाईचारा बढ़ाना है और अपने पुरखों के विचारों के तरंग पर चढ़कर भारतीय संविधान को बचाना है। नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रैड नेटवर्क। कहते हैं बिहार की राजनीति में जाति शुगर की तरह यानी कि चीनी की तरह घुला मिला है और इसके बिना बिहार की राजनीति की बात करनी बेमानी है। इस चीज़ को सबसे पहले समझा था सतीश कुमार सिंह जी ने, जिसके बाद इन्होंने बिहार में कुर्मी रैली का आयोजन किया था और इसी का नतीजा है कि आज के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले तकरीबन 16 वर्षों से बिहार की सत्ता पर काबिज हैं। यही नहीं, समता पार्टी की बुनियाद भी सतीश कुमार सिंह ने ही रखी थी, लेकिन आज वे गुमनामी के अंधेरे में खो गए हैं और इस वक्त हमारे साथ हैं। आइए उनसे जानते हैं कि आखिर क्या वजह है कि वो गुमनाम होते जा रहे हैं। हालांकि एक बार वो फिर एक्टिव हुए हैं और लव कुश एकता मंच के जरिए बिहार को एक नई दिशा देने की कोशिश में हैं। सतीश जी, रैड नेटवर्क में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताएं कि आप पिछले काफ़ी टाइम से उस तरह से बिहार की राजनीति में सामने नहीं हैं जैसे पहले हुआ करते थे। क्या बात है, क्या वजह है इसकी? वजह स्पष्ट है, सब लोग जानते हैं, उस पर हम बहुत गहराई से कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन मोटा मोटी बात यही है कि 94 के दशक में, 90 के दशक में जो हालात था बिहार का, सीपीआई में होते हुए भी हम मजबूर हुए और जातीय शरण में गए, जात को गोलबंद किया। समझदारी साफ थी कि पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा था। पिछड़ा के नाम पर बिहार के अंदर जो कुछ हो रहा था उसका नतीजा बिहार भुगत रहा था। और ऐसी परिस्थिति में जब हमने रैली किया था, हमने अकेले नहीं किया था, हमारे समाज के लोगों ने किया था। यह बात सच है कि बड़े बड़े राजनेताओं का उसमें कोई भूमिका नहीं थी, लेकिन जो मनसा थी कि हम एकजुट हों, हमारी राजनीतिक दखलंदाजी बढ़े, हमारे समाज के जो पुरखे थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, छत्रपति शिवाजी हों, साहू जी महाराज हों, ऐसे तमाम लोगों का जो विचार था, जो क्रियाकलाप था, उनके पद चिन्हों पर चलकर नया बिहार और नए देश की ओर हम कदम बढ़ाएं, यही मकसद था। और रैली के बाद बहुत संक्षेप में हम कह सकते हैं कि जो हम लोग की मनसा थी, हमारे समाज की जो सोच थी, निश्चित तौर पर वह मिला और एक नायाब तोहफा के रूप में मुख्यमंत्री हमारे समाज के लोग बने। आशा की किरण जागी, चाहे मजदूर हो चाहे किसान, सबके मन में हिरोरा ले रहा था, यह इंजीनियर या किसान का बेटा कुछ करेगा। क्या कुछ हुआ, 16 वर्ष से मुख्यमंत्री हैं, मैं उस पर टिप्पणी करना नहीं चाहता। दिल्ली में भी मंत्री संतरी रहे हैं हमारे लोग, क्या हुआ उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। लेकिन आज देश जहां खड़ा है और हम अपने पुरखों को जब हम देखते हैं, लव कुश में एक से एक महात्मा बुद्ध हुए, चंद्रगुप्त मौर्य हुए, सम्राट अशोक हुए, हमारे जगदेव बाबू हुए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए, छत्रपति शिवाजी हुए, साहू जी महाराज हुए, ज्योतिबा फूले थे, सावित्रीबाई फूले थी, बहुत सारे लोग थे जिनके बारे में अगर वैचारिक तौर पर गहन मंथन किया जाए, फणीश्वर नाथ रेणु थे। तो हमारा समाज विचारों के मामले में इतना समृद्धशाली था कि अगर उनके विचारों पर, उनके विचारों के पदचिन्हों पर चला होता तो आज देश
सोने का चिड़िया तो रहता ही रहता, जहाँ था उससे और आगे रहता। कभी शिक्षा के क्षेत्र में यह देश पूरे विश्व का विश्व गुरु कहा जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय था, कैक विश्वविद्यालय था, उसकी चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन उन लोगों ने जो कुछ कहा उसका लब्बो लबाब था, जियो और जीने दो। अमन का किसी ने पैगाम दिया और किसी ने नारी सशक्तिकरण का पैगाम दिया, किसी ने सामाजिक न्याय आरक्षण का नारा का इजाद किया। और पटेल ने क्या किया इस देश के लिए वह तो कहने की बात है नहीं। लेकिन पटेल को जो सरदार बनाया था किसान आंदोलन ने, जुल्मी कार अंग्रेज़ों ने जो किसानों पर कहर बरपाया था, उसके खिलाफ जो उन्होंने आवाज़ बुलंद किया था, किसानों को संगठित किया था और उससे मुक्ति और त्राण दिलाया था, उसी के बलबूते उनको सरदार की उपाधि दी गई थी। आज देश के अंदर क्या हो रहा है? 40-42 दिन से लाखों किसान, हजारों बच्चे, तुतलाते बच्चे, हजारों हमारी माताएं और बेटियां, बेटे, पुतू, जितना है किसान का बाल बच्चा, जो सब गरीब गुरबा है, अन्न उपजाता है, पूरे देश को खिलाता है, खुद भूखे रह जाता है। आज महीनों दिन से इस सरकार के अंतर्गत आंदोलन में, ठिठुरती रात में, कपकपी रात में रात गुजार रही है। जी, हम इस पे आएंगे किसान आंदोलन पे, लेकिन आपने कहा कि आपकी जो जाति थी वो बहुत ही संवेदनशील थी, बहुत ही विचारवान था, उसकी अपनी एक विचारधारा थी, लोगों की समाज के प्रति कमिटमेंट था। ये बताएं कि आप बोलना नहीं चाहते, लेकिन मेरा सवाल है आपसे कि आपने कुर्मी चेतना रैली की, आप बिहार की जनता को जगाए, नीतीश जी मुख्यमंत्री बने, आप साफ साफ बोलें, 16 वर्ष तक वे मुख्यमंत्री रहे, आपके उम्मीदों पे खरे उतरे हैं कि नहीं? हमारे उम्मीदों पर खरे उतरे या नहीं उतरे मैं नहीं कह सकता, लेकिन समाज आज यह सोचने के लिए मजबूर है कारण कौन है, जिम्मेवार कौन है, गुनहगार कौन है, इसकी मीमांसा हम अभी नहीं करेंगे। लेकिन इतनी बात तो तय है कि जिस समाज के 32 एमएलए हुआ करते थे और आज वो आधा पर भी नहीं है, उस समाज के लोगों को कोई बड़ी पार्टी, नेशनल पार्टी कोई 2 सीट देता है, कोई 1 सीट देता है, कोई एक भी सीट नहीं देता है। तो आप समझ सकते हैं कि हम कहाँ हैं। जिस समय हम लोगों ने रैली और प्रदर्शन किया था एक ताकतवर शक्ति के रूप में, राजनीतिक सामाजिक शक्ति के रूप में कुर्मी जात और कोई कुर्मी जात उभरा था। लेकिन आज जो परिस्थिति है, जो हालात है, उसी आधार पर आप मीमांसा या कोई भी मीमांसा कर ले सकता है कि क्या हुआ, नहीं हुआ, कितना ह्रास हुआ। यही कारण है कि हम चाहे सरदार पटेल, किसानों के सवाल पर आंदोलन करने वाले सरदार पटेल का विचार हो या महात्मा बुद्ध का अमन का पैगाम हो पूरे दुनिया के अंदर, आज देश कहाँ खड़ा है। आप देखिए कोरोना काल में जब लॉकडाउन हुआ, लाखों लोग पैदल चल दिया। बिहार के कोख से पैदा लेने वाला बेटा बेटी, बच्चे पल रहे थे पेट में, तुतलाता बच्चा था, कंधा पर बच्चा था, 1000 किलोमीटर, 1200-1500 किलोमीटर बम्बई से, मद्रास से, पंजाब से, दिल्ली से पैदल चला। आज़ाद भारत का आज़ाद नागरिक को नहीं था, प्रवासी कह रहा था। कौन प्रवासी कह रहा था? क्या अधिकार था किसी को कहने का? आज़ाद भारत में वह भी आज़ाद नागरिक था। लेकिन सच्चाई है, तुतलाता बच्चा दूध और पाउडर की कमी में मर गया। रास्ते पर गाड़ी नहीं मिली, सैकड़ों लोग मौत के घाट उतार दिए गए, धक्का ठोकर खा करके मर गए। कोई ट्रेन में कट गया, कोई पानी के बगैर मर गया, कोई दूध के बिलबिलाता बच्चा मर गया, कोई पैकेट के लिए मरता रह गया। कोई देखने वाला नहीं था। कहाँ है देश? और फिर उसके बाद अगर देखिए कि देश का भगवान 2 ही होता है, किसान या जवान। सरहद पर हिफाजत करने वाला जवान और खेत में काम करने वाला, दिन की तड़पती धूप, कड़कड़ाती धूप में काम करने वाला किसान। आज किसान क्या कर रहा है? वही किसान जिसका बेटा सीमा पर है, आज अपनी मांगों के लिए रोज याचना कर रहा है। 8 बार बैठक हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। ये बताएं सर कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि मतलब प्रवासी करार दे दिया गया, अपने लोगों ने ही प्रवासी करार दिया। बात होती है, अभी हम आपसे जाति पे ही बात करना चाहते हैं कि बात होती है जब भी सीएम नीतीश की कि वे 16 साल से मुख्यमंत्री हैं, तो उनके विरोधी अक्सर कहते हैं कि 3% जो है कुर्मी जाति के लोग हैं, बावजूद इसके वो मुख्यमंत्री हैं क्योंकि वो बिहार की राजनीति के चाणक्य हैं। क्या कहेंगे आप? चाणक्य हैं कि नहीं सो तो आज परिस्थिति पैदा हो गया। सब लोग जान रहा है कि कहाँ कौन खड़ा है। हम किसी के बारे में बोलना नहीं चाहते। इतनी बात निश्चित तौर पर है
जहाँ गरीबी है, फिटहाली है, बेरोजगारी है, किसानों के मूल्य पैदावार का मूल्य 1800 रुपया तय है, 1100 रुपया 900 रुपया में बेचने के लिए मजबूर है, वह भी खरीदार नहीं है। अगर खरीद लिया तो उसको कोई देने वाला, कीमत देने वाला नहीं है। त्राहिमाम मचा हुआ है। नहीं कोई आंदोलन कर रहा, वो एक अलग बात है। यहाँ बेरोजगारी का क्या हालत पूरे देश में, यहाँ बिहार का क्या हालत है, सिंचाई की क्या अवस्था है। एक थोड़ी सी बारिश हो जाए पटना डूब जाएगा, थोड़ा सा बारिश हो जाए 21 को राज्य 21 जिला डूब जाएगा। किसान उलबुलाते रहता है, कहीं सुखाड़ में, कहीं दहाड़ में। तो खैर इस सारी बातों पर हम चर्चा नहीं करते। हम इस समय आपसे चर्चा मुख्य रूप से करना चाहते हैं कि हमारा समाज, लवकुश समाज, तीनों धानुक समाज कुछ लोग कहते हैं, लेकिन मैं कुर्मी मानता हूँ, तो ये तीनों मिलाकर 14% की आबादी है। और हमारे पुरखे बहुत ज़बरदस्त से विचारशील थे, देशभक्त थे, माँ भारती के सेवा के लिए सब कुछ किया। और आज माँ भारती तड़प रही है। उनके कोख से पैदा लेने वाली बेटियों का इज्जत, हुर्मत दिन के दोपहरिया में लूटा जा रहा है। कहीं मुजफ्फरपुर शेल्टर कांड हो रहा है, और कहीं दिल्ली देखिए, कहीं यूपी देखिए, कहीं जहाँ भी जाइए आप, मध्य प्रदेश देखिए, किस तरह की बातें हो रही, हरकतें हो रही है बेटियों के साथ। नारी सशक्तिकरण की बात करने वाला बेटियों का इज्जत, अबलाओं का इज्जत दिन के दोपहरिया में लूटा जा रहा है। तो हम कहना यह चाहते हैं कि हम फिर से एक बार लवकुश को एकत्रित करके अपने पुरखों के विचार के आधार पर नई विचारधारा के साथ नया बिहार और नया देश बनाना चाहते हैं। इसीलिए लवकुश का एक बैठक हमने 27 को किया था। कुछ लोगों का अभी 28 फरवरी को, इसी 28 फरवरी को, एक महीने के बाद, हम यहाँ बड़ा जगह पर, अभी जगह तय नहीं हुआ है, इतवार दिन है, उस दिन हम लवकुश के प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को, कम से कम 20,000 लोगों को बुलाएंगे और फैसला करेंगे कि अपने ताकत का कैसे इजहार करेंगे। और लोगों की समझदारी साफ है कि अक्टूबर में हम लोग कुछ करना चाहते हैं, जन अदालत लगाना चाहते हैं। इतना बड़ा जन अदालत लगाना चाहते हैं जितना बड़ा आज तक कहीं नहीं लगा। और सिर्फ बिहार उसको नहीं देखेगा, देश नहीं देखेगा, दुनिया देखेगा। कुर्मी चेतना रैली हमने जब किया था तो BBC लंदन, वॉइस ऑफ अमेरिका ने कहा था, भूतों ने भविष्यति, इतना अनुशासित रैली नहीं हो सकता, इतना प्रभावकारी आंदोलन नहीं हो, रैली नहीं हो सकता। और इस बार BBC लंदन और वॉइस ऑफ अमेरिका नहीं, बल्कि दुनिया का अखबार देखेगा, मीडिया देखेगा और बोलेगा, बाजेगा कि इनका मंशा क्या था, इनके परिवार वालों का विचार क्या था। भले ही जिस्मानी तौर पर वे लोग नहीं हो, लेकिन रूहानी तौर पर आज भी उनके वंशज के लोग आगे आना चाहते हैं। उनके रूहानी तौर पर जो मंशा है उसको पूरा करना चाहते हैं। इसीलिए हम रैली करेंगे अक्टूबर में, लेकिन उसकी तैयारी के लिए 28 फरवरी को पटना में एक ऐतिहासिक कार्यकर्ता बैठक हम लोग करेंगे, जिसमें नए लोग रहेंगे, सिर्फ नए लोग रहेंगे। निश्चित तौर पर हमारा मानना है कि अब पुराने लोगों को रास्ता देना चाहिए और नए लोगों को आगे आना चाहिए, ताकि नए भारत का नए ढंग से अपने पुरखों के विचारों के तरंग पर चढ़कर निर्माण करने में सफल हो सके। आप पुरखों का जिक्र कर रहे हैं। पुरखों का जो इतिहास है वो बहुत ही गौरवशाली है। ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले के वंशज है। ये बताइए कि नीतीश जी पे आरोप लगता है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को उन्होंने चौपट कर दी। खास करके जो प्राइमरी सेक्शन है वो बर्बाद है। सरकारी स्कूल हैं लेकिन वो नाम के हैं, वहाँ पढ़ाई नहीं होती। टीचर हैं, सब कुछ है, पैसे भी लेते हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं होती। देखिए, सच्चाई है कि हम किसी पर टिप्पणी करना नहीं चाहते, किसी के खिलाफ और पक्ष में हम कुछ करना नहीं चाहते। पक्ष की बात नहीं है। अब सुन लिया जी, हम बनाने के लिए चले हैं, बिगाड़ने के लिए नहीं। हम किसी को बनाना चाहते हैं, मिटाना नहीं चाहते। लेकिन हम महात्मा बुद्ध के वंशज हैं। उन्होंने कहा था 3 चीज दुनिया में है जो मिट नहीं सकता, मिटाया नहीं जा सकता: चंद्रमा, सूर्य और सत्य। क्या सत्य है शिक्षा के बारे में बिहार में सब लोग समझ सकते हैं। इसलिए जवाब मेरा यही है कि सत्य को छिपाया नहीं जा सकता। जो आप कह रहे हैं उसकी कितनी गहराई है, कितनी ऊंचाई है, सब लोग जानते हैं, गरीब तो जानता ही है। ये बताएं कि आप नीतीश जी की बातों पे, सवाल पे आप टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि कुर्मी समाज जो है इससे नाराज होगा, इस वजह से नहीं करना चाहते? नहीं, कुर्मी समाज नाराज क्यों होगा? हम कोई किसी का खिलाफत तो करते नहीं, लेकिन जो सच्चाई है हम बयां करेंगे गांधी मैदान में। अभी और हम लोग देख रहे हैं, बात कर रहे हैं।
अगर कोई बात ही नहीं होती तो फिर हमको ताकत बिटोरने की क्या आवश्यकता थी, अपने पुरखों को याद करने की क्या आवश्यकता थी। तब तो हम इन्हीं को याद करते, लेकिन इनको तो हम कभी चर्चा नहीं कर रहे हैं। हाँ, एक उम्मीद थी, कुर्मी समाज को नहीं, पूरे बिहार को यह उम्मीद था, किसान को, मजदूर को, कि अब नया सवेरा आएगा, नया सवेरा आएगा। शिक्षा, घर, रोटी, मकान, पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, खेती गृहस्थी में आमूल चूल परिवर्तन होगा। कितना आमूल चूल परिवर्तन हुआ, कितना नारी सशक्तिकरण हुआ, कितने बेटियों का इज्जत बचा, इजाफा हुआ नहीं हुआ, सब बातें सत्य। जो सत्य है वो सत्य है। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि सत्य के खोज में ही हम लोग निकले हैं और लोगों को बताएंगे, वक्त पर बताएंगे। जिस तरह से आप लवकुश एकता मंच के तहत एक बार फिर से मोर्चा खोले हैं और बिहार को नया सवेरा, नई दिशा दिखाना चाहते हैं, क्या लगता है कि इस बार की रैली भी वैसे ही ऐतिहासिक होगी और लवकुश का एक नया मंच बनेगा जो बिहार को एक नई दिशा और दशा देगा? बिल्कुल, इसलिए कि उस मर्तबा हम लोग चले थे मुख्यमंत्री बनाने के लिए। इस बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग नहीं जा रहे हैं। इस बार नेता पैदा करना चाहते हैं जो धरती मैया के मिट्टी को आबाद कर सके, उसके सम्मान की हिफाजत कर सके, और इसीलिए और यहाँ का जो शोषित पीड़ित आवाम है उसके साथ मिलकर आगे बढ़े। इसीलिए हमने दिया है अपना सिद्धांत बहुत संक्षेप में, शोषित पीड़ित वंचित को गले लगाना है, आपसी भाईचारा बढ़ाना है और अपने पुरखों के विचारों के तरंग पर चढ़कर भारतीय संविधान को बचाना है, जिस पर आज बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। संविधान बाबा भीमराव अंबेडकर ने बनाया था, छत्रपति शिवाजी साहू जी महाराज का मिला था उनको साथ, और तब संविधान बना था। संविधान में जो बातें हैं उनको जिस तरह से तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, कौन साथ दे रहा है, कौन बिहार का मुख्यमंत्री है, कौन, यह सवाल नहीं है। सवाल है उस संविधान के पक्ष में कौन खड़ा है, कौन नहीं खड़ा है। जो नहीं खड़ा है हमारे पुरखों का वारिस वह नहीं है। ये बताएं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो है मोदी जी का पहले विरोध करते थे, जब आप जैसे नेता कहते हैं कि संविधान खतरे में है और इशारा साफ है कि संविधान किससे खतरे में है, और आज नीतीश जी उन्हीं के साथ हैं, उन्हीं के पार्टी के साथ मिलकर के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। जब भी कोई बात होती है, बात आरक्षण की हो या फिर बात दलित शोषण की हो, दलितों पर अत्याचार की हो, वो मौन साथ जाते हैं, संसद में भी नहीं बोलते, संसद के बाहर भी उनके नेता नहीं बोलते। क्या लगता है कि मतलब ये लोग सिर्फ कुर्सी के लिए राजनीति कर रहे हैं और इसके अलावा किसी से कोई मतलब नहीं है? इन पर हम टिप्पणी नहीं करते, लेकिन जो कोई विचार को छोड़कर अपने पुरखों के विचारों को भी छोड़ दिया, यहाँ आचार्य नरेंद्र देव थे, कर्पूरी ठाकुर थे, और लोग थे, लोहिया जी थे, उनका विचार जयप्रकाश जी थे, शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन करना चाहते थे। क्या परिवर्तन हुआ सो आप देखिए, परिवर्तन आगे की ओर हुआ कि पीछे की ओर हुआ। तो जाहिर बात है जो विचारों की राजनीति नहीं करता वह निश्चित तौर पर मौका प्रस्त है, उसके सामने एको हम द्वितीय नास्ती है, और अपना पर्सनालिटी बढ़े, समाज जाए चूल्हा में, देश जाए भाड़ में, उसकी चिंता जिसको नहीं है वह व्यक्ति बिल्कुल ही क्या कहा जा सकता है, उसके बारे में कुछ कहना बेकार है। जिस तरह से देश में पिछले 1 महीने से ज़्यादा वक्त से किसान आंदोलन चल रहा है और सरकार किसानों को जिस तरह से मतलब भाव देना चाहिए, जिस तरह से उनके साथ बातचीत करनी चाहिए, सरकार खाना पूर्ति कर रही है बातचीत की, तो क्या लगता है कि मतलब देश में कई लोग कहते हैं कि तानाशाही है, आप कैसा क्या सोचते हैं? बिल्कुल 100। इतने दिनों में 6 वर्षों ने यह साबित कर दिया, संविधान में जिस तरह से बहुमत के बल पर तोड़ मरोड़ कर, पैसे के बल पर जिस तरह से किया जा रहा है, संविधान के साथ इस तरह से छेड़छाड़ करे जिसमें यहाँ के रहने वालों का अधिकार छीन जाए, स्व खत्म हो जाए, तो जाहिर बात है आप समझ सकते हैं
इससे ज़्यादा बात और हम कह नहीं सकते हैं। स्व खत्म हो रहा है अपने देश में, इसलिए बहुत बात कहने की आवश्यकता, अब कितना बात कहेंगे, लेकिन मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि इधर नोटबंदी का सवाल, किसान का सवाल, किसान के लिए अभी जो नीति बनाई गई, आप जरा गौर से सोचिए, देश को सोचना नहीं चाहिए किस वक्त हुआ। 20 सितंबर को, 21 सितंबर को बिल आता है पार्लियामेंट में। कब? जब दुनिया जूझ रहा था कोरोना से। कब? जब भारत आक्रांत था कोरोना से। एक जगह से दूसरा जगह लोग जाता नहीं था, पढ़ाई ठप था, कल कारखाने बंद थे, बेरोजगारों के सामने रोजगार की समस्या थी, गरीबों के सामने पेट के वास्ते रोटी की समस्या थी। उसके बाद वो उसकी आवश्यकता उनको नहीं महसूस आया कि इसकी व्यवस्था हम कैसे करें। बिना मांगे हुए कोई किसान नहीं ऐसा किया था आंदोलन, किसी किसान ने यह नहीं मांग किया था कि 3 गो बिल इसमें लाइए और एमएसपी के साथ छेड़छाड़ कीजिए। और आज जब किसान कह रहा 3 बिल वापस लीजिए और एमएसपी को यथा उसमें संविधान में जोड़िए, लिखित जोड़िए, संवैधानिक मर्यादा के साथ उसको जोड़िए कि एमएसपी मिलेगा किसानों को। क्या सोच रहे हैं आप? 7 बार आप बरगला रहे हैं। कल आखिरी सवाल, लव कुश एकता मंच के तहत जब आप फरवरी के बाद अक्टूबर में रैली करेंगे, क्या सतीश जी फिर एक बार नई पार्टी का निर्माण करेंगे या कांग्रेस में ही रहेंगे? नहीं, नई पार्टी का निर्माण नहीं करेंगे। इसमें तो सब दल के लोग हैं, भाजपा के लोग हैं, जदयू के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, लेफ्ट पार्टी के लोग हैं। हम अपने पुरखों के विचार से अनुप्राणित होकर यह कर रहे हैं। अमन का पैगाम हमारे पुरखों ने दिया, शिक्षा का स्तुति गान हमारे पुरखों ने किया, नारी सशक्तिकरण, पहला नारी हमारे समाज की हुई जो शिक्षा देने का काम किया। आरक्षण किसने दिया? हमारे समाज के लोगों ने। आज इतना बड़का बड़का पोंगा पंडित हो गया आरक्षण का, लेकिन सबसे पहले छत्रपति साहू जी महाराज ने अपने पूरे इलाके में आरक्षण लागू किया था, सबसे पहले। और उसी तरह से हिंदू मुस्लिम दिस दैट कर रहा है। लेकिन चंगेजी जुल्म के खिलाफ, औरंगजेब के खिलाफ जो बिल्कुल गैर मर्दाना हरकत कर रहा था, आम लोगों के साथ जलमियाना बात कर रहा था, छत्रपति शिवाजी ने अपने बाजू के कीमत पर उसके रंगरेलियों को हटाया था। वह भी हमारे समाज के लोग थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में क्या कहें? इस देश के अंदर बहुत कुछ जो दिया, वह उस व्यक्ति का नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसलिए हम लोग समझते हैं कि हमारी जिम्मेवारी है। हमारी पुरखों ने जो जिस रास्ते पर ले चलने के लिए हमको जाने के लिए कहा था, देश को बचाने का जिम्मा दिया था, शायद हम भटक गए हैं। इसलिए उस रैली से उस रास्ते पर हम चढ़ाएंगे और नई पार्टी बनाएंगे। यह सवाल नहीं है पार्टी क्या बनाना है, पार्टी तो क्या बनेगा नहीं बनेगा देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में सरकार बनी और 100 करोड़ 50 करोड़ में खरीद लिया एमएलए को और सरकार बदल गया। राजस्थान में बदलते बदलते बच गया, यहाँ भी देखिएगा बदलेगा। यहाँ बंगाल है, रोज जाके क्या क्या किया जा रहा है। तो अभी आप देखिए ना क्या हो रहा है। अभी उस समय जो हमने कहा कि किसान का जो बिल लाया गया, वह समय था क्या? कोरोना से जूझ रहे थे हम, जूझ रहे थे। आप एक नया बिल ला करके खड़ा करके देश को लोगों को भरमा दिया। जो बेरोजगारी की समस्या, कितनी बड़ी समस्या बताइए, कितनी बड़ी समस्या है। 26% बेरोजगारी हो गया था यहाँ आज से 8 महीना पहले। 26% बेरोजगारी का मतलब बुझते हैं? पूरे दुनिया के अंदर जितना बेरोजगार था उतना देश के अंदर, अपने देश के अंदर खाली था। कल कारखाने बंद हो गए, भूखे लोग मर रहे थे, नहीं बोला लोग। कहता हम 6000 किसान को देके क्या करोगे भाई? किसानों के पैदावार का कीमत क्या मिल रहा है? बिहार के अंदर इतना डिंग फटिंग लोग कर रहा, बता दे कोई आधा धान खरीदाया? एमएसपी मिला? नहीं मिला तो कौन इसके लिए जिम्मेवार? गुनहगार है। जो गुनहगार और जिम्मेवार है उसको समय सजा देगी। अच्छी बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।